गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग पॉलीमर का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उसके बाद पॉलीमर को क्लासिफाई किए थे नेचर के आधार पे, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, सोर्स के आधार पे, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक। तो अगला हम लोग लिखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और सी में लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। सी में लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर ये पॉलीमर कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लिखिएगा 1 नंबर में, हम तीनों एक ही साथ समझा देते हैं और फिर इसके बाद लिखा देंगे। लीनियर पॉलीमर, ठीक है। देखिए, लीनियर पॉलीमर वह पॉलीमर होता है जिसके पॉलीमेरिक चेन, देखिए कैसा है, लीनियर है ना, सीधा है ना, लंबी है ना, स्ट्रेट है ना। तो वैसा कोई भी पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ के पॉलीमर चेन बनाता होगा, अगर वह चेन कैसी हो, लॉन्ग एंड स्ट्रेट हो, लंबी तथा सीधी हो, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। हो गया, कहानी ख़त्म। दूसरी क्या है भाई, दूसरा है ब्रांच्ड पॉलीमर। अब ई क्या है, नाम में ही हर चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। ए है, अभी तक तो ये लीनियर है विथ सम ब्रांच, देखिए कुछ ब्रांच भी लग गया क्या, देखिए तो कुछ ब्रांच लग गया, बिल्कुल। तो ये ब्रांच चेन हो गया। और तीसरा पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अब ये क्या है, तो यह एक पॉलीमेरिक चेन है, यह एक पॉलीमेरिक चेन है और यह एक पॉलीमेरिक चेन है। अब देखिए एक दूसरे से जुड़ गया, देखिए तो एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया क्या, इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसमें पॉलीमेरिक चेन लॉन्ग एंड स्ट्रेट हो, लंबी तथा सीधी हो, उसको लीनियर। इसमें स्ट्रेट चेन है बट कुछ ब्रांच भी है, देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ब्रांच है, तब इसको ब्रांच चेन। और वही पॉलीमेरिक चेन समझते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट से जो जुड़कर मोनोमर जो जुड़ते हैं तो चेन बनाएगा ही ना। अगर यह पॉलीमेरिक चेन के बीच में क्रॉस लिंक आ गया, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तब उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। तो लिखिएगा लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में लिखिए जल्दी शिनमा, द पॉलीमर्स in which monomers are linked नैनो से लिंक करें, चलिए, लिंक्ड टुगेदर
linked together to form long linear चेन लिखकर एस लगा दीजिएगा। लीनियर चेन क्या लिखा है कि वैसे पॉलीमर जिसमें, बोलिए, मोनोमर लिंक करे, नैनो से लिंक करे वाला नहीं, कभी मिंक करे, ये नहीं, वही भाई लिंक मतलब क्या, जुड़ना। तो वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर आपस में लिंक करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़कर कैसा चेन बनाता है, तो लीनियर चेन बनाता है, सीधी चेन बनाता है, रैखिक चेन बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? टू फॉर्म क्या लिखे हैं, टू फॉर्म लॉन्ग लीनियर चेन are called linear polymers, are called linear polymers, ठीक है। ये पिक्चर बनाइए, जल्दी ये पिक्चर बनाइए, पिक्चर बना लीजिए। एक पिक्चर बनाने के बाद अगर आप इसका तस्वीर बना लिए हैं तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। सर बताइए एग्जाम्पल, तो लिखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं HDP। H से हाई, D से डेंसिटी और P से पॉलीथीन। और लिखना है नायलॉन, और लिखना है PVC, और लिखना है तो पॉलीस्टाइरीन। यह वही पॉलीमर है जो कुछ दिन पहले तमिलनाडु में क्या हुआ था, यही स्टाइरीन गैस लीक किया था। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखिएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, और एक तो आपको भी पता रहता है ETC। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, ETC लिख लिए होंगे, वो आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए सर, बात ये है कि सर इसमें हाई डेंसिटी क्यों, हाई डेंसिटी क्यों? अच्छा बताइए, लीनियर है ना, पैकिंग जानते हैं, पैकिंग का मतलब क्या होता है कि एक होता है क्लोज पैकिंग, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का पैकिंग करेंगे, ठीक है, तो ऐसे कर दीजिए, ज़रा देखिए, तो ये पैकिंग है ना, ये पैकिंग है, ये सब पैकिंग देख रहे हैं। तो बताइए, ये सब स्फीयर, ये भी स्फीयर, कोई एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब एटम्स है, तो बीच में जगह बच जा रहा है ना। तो ये जो खाली जगह बच रहा है वह अगर ज़्यादा होगा तो क्या पैकिंग ज़्यादा होगा? क्या पैकिंग ज़्यादा अच्छा होगा? ना, जितना कम खाली जगह बचेगा उतना ही अच्छा पैकिंग होगा। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लीनियर पॉलीमर देख रहे हैं इसका पैकिंग कैसा होगा, ये दोनों में सोचना है। देखिए, इसका पैकिंग काफ़ी क्लोज होगा, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो देहाती भाषा में एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ होगा, लेकिन इसके पैकिंग उतने अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इसमें ब्रांच लगा हुआ है, तो कहते हैं ना कि तह बाई लेयर बैठा ना, तो इसमें नहीं बैठेगा, लेकिन ये सीधे है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बैठता
चला जाएगा। मतलब इसका पैकिंग क्लोज पैकिंग होगा, क्लोज पैकिंग। सिंपल से समझिए, लड्डू बुनिया किसी डब्बा में पैक करें तो किस में ज़्यादा खाली जगह बचेगा? लड्डू में ज़्यादा खाली जगह बचेगा, क्योंकि एक लड्डू के बगल में दूसरा लड्डू, दूसरा लड्डू के बगल तीसरा लड्डू, तो बीच में कुछ जगह बच ही जाएगा। हलाओ तो रखने वाला पे डिपेंड करता है किस तरह से आप अरेंज करते हैं। लेकिन बुनिया तब बिल्कुल क्लोज होंगे, ये भी रखने वाला पर डिपेंड करता है कि कैसे आप रखते हैं। पैकिंग सबने किया है, गेहूँ का, हर चीज़ का पैकिंग किया है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की पैकिंग की बात हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस इतना ध्यान रखें कि पैकिंग का मतलब क्या, बिल्कुल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या, बिल्कुल एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होते हैं, स्फीयर के बीच में जो खाली जगह होते हैं, वो काफ़ी कम होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। इसीलिए जब इसकी पैकिंग अच्छा खासा होगा तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, they have high density, they have high density high कॉमा देकर मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हिंदी में तनन सामर्थ्य, टेंसाइल strength, tensile strength due to close packing, due to close packing, due to close packing। इसको भी याद दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सर क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, केवल एग्जाम्पल पूछ सकता है। इतना गधा एग्जामिनर नहीं होता है कि तुमसे पूछेगा कि डिफाइन लिनियर पॉलीमर। अबे क्या डिफाइन करेंगे? या बोल चुका है कि लिनियर पॉलीमर है तो इसमें पॉलीमर चेन लिनियर होंगे, या मोनोमर आपस में लिंक करके क्या बनाएंगे? लिनियर लॉन्ग चेन बनाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल पूछेगा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, तब बोलिएगा लिनियर पॉलीमर का। ये भी पूछ सकता है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है, उसके अलावा क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होता है, तो आप बताइए कि इसकी पैकिंग क्लोज होती है। ठीक है, दूसरा लिखिए ब्रांच्ड पॉलीमर, दूसरा लिखिए ब्रांच चेन पॉलीमर कर लीजिए। दूसरा लिखिए ब्रांच्ड चेन ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बताना नहीं पड़ेगा। देखिए लिनियर के साथ सम ब्रांच, तो लिख लीजिएगा ब्रांच चेन में डिफिनीशन लिखिए, द पॉलीमर्स इन व्हिच monomers are joined to, लिंक भी लिख सकते हैं, joined to form linear chain with some branch chains
some branched chains are called क्या? ब्रांच चेन पॉलीमर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या इसका पैकिंग उतना अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ब्रांच है, कुछ क्या है, ब्रांच है, तो अच्छे से इसका पैकिंग नहीं हो पाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ सब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लिखिएगा दे हैव, नीचे एरो देख लिख लीजिए, दे हैव लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट and टेंसाइल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP, फिर ये VVI हो गया, ठीक है। और लिखना है तो लिखिए स्टार्च, और लिखना है तो लिखिए ग्लाइकोजन, और एक तो आपको भी पता रहता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ATC। और तस्वीर को बना लीजिए, पिक्चर को जल्दी बना लीजिए। बना लिए होंगे। अब तीसरा लिखिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। 3 नंबर में लिखिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लिख लिए? चलिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तुम खुद बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग लगा लो, दिमाग तो है ही, सोच लीजिए क्या होगा, बोलिए। इसमें भाई पॉलीमेरिक चेन, ये क्या है, पॉलीमेरिक चेन कैसे बना, मोनोमर को जुड़कर। ये क्या है, पॉलीमेरिक चेन कैसे बना, मोनोमर को जुड़कर। ये क्या है, पॉलीमेरिक चेन कैसे बना, फिर वही आंसर भाई। और सब ये चेन इससे लिंक के द्वारा, ये चेन इससे लिंक के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, मतलब जाल जैसा बनाता है, 3 डायमेंशनल। अब सबको पता है XYZ, तो ऐसा ये है कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क जैसा बनाएगा। तो इसी के कारण यह थोड़ा हार्ड हो जाए, रिजिड हो जाता है, और साथ साथ में ब्रिटल भी होता है। जब इसको हैमर कीजिएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर में, इसमें डिफिनीशन लिखिए, द पॉलीमर्स इन व्हिच मोनोमर यूनिट्स
are cross-linked together to form a three-dimensional network polymers. Three-dimensional network polymers are called cross-linked polymers और network polymers इसी में नीचे एरो दे के लिख लीजिएगा, दे आर rigid and brittle, मतलब थोड़ा हार्ड है, और ब्रिटल मतलब क्या, हथौड़ी हैमर से मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेकेलाइट, इसी से कंघी इलेक्ट्रिक स्विच बनता है। मेलामाइन, इससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी, वह बर्तन जो न टूटता है। बेकेलाइट, मेलामाइन। एग्जाम्पल लिख के पिक्चर को बनाइए जल्दी। एग्जाम्पल लिख के पिक्चर को बना लीजिए। तो आप रुक के बना लीजिएगा, वो तो आपका काम है और आपको पता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पॉलीमर का। अगला क्लासिफिकेशन क्या है इसका? तो सर ए बी सी ख़त्म हो गया, डी बताइए। तो लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, डी में लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। अब पॉलीमर को बांटना है, लेकिन किसके आधार पे? मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। किसके आधार पे बांटना है? मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। तो इसमें फर्स्ट लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा इलास्टोमर। देखिए ये नाम ही हर चीज़ बता दिया। इलास्टोमर मतलब क्या? इलास्टिक प्रॉपर्टी। जैसे स्प्रिंग, रबर क्या होता है, उसको खींचते हैं तो क्या हो जाता है, बोलिए? खींचते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होता है उससे उसका लेंथ बढ़ जाता है, फिर छोड़ते हैं तो फिर रिटर्न बैक चला आता है। स्प्रिंग देखे होंगे। और क्या बोले? रबर। इस सब की क्या प्रॉपर्टी? इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके बीच में वीकेस्ट फोर्स है। अब भाई जब मोनोमर्स आपस में जुड़ के पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे तो उनमें फोर्स होगा ना। तो इस पॉलीमर में जो फोर्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं? कमज़ोर। मतलब इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिक होती है। ठीक है, हम इसको चाहेंगे तो इसको खींच सकते हैं, फिर छोड़ेंगे तो स्ट्रेच कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, इसको ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और छोड़ेंगे तो फिर अपने ओरिजिनल लेंथ पर आ भी सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा इलास्टोमर में लिखिए, द पॉलीमर्स व्हिच हैव elastic properties like
rubber, like rubbers are called elastomers, are called elastomers। मतलब इसमें ना हम लोग सब के सब, इसमें जो है वो सब के सब क्या इलास्टोमर, मतलब क्या इसमें सब रबर ही पड़ेंगे। सब के सब एग्जाम्पल इसका क्या होगा, रबर होगा, जिसमें कैसी गुण होती है, इलास्टिक गुण होती है। ठीक है, और एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, तो और करके लिख लीजिएगा। दूसरा डिफिनीशन, द पॉलीमर्स in which the polymer chains are held together by weakest intermolecular forces, weakest intermolecular forces are called elastomers, ठीक है, सब रबर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ब्यूना एस, नियोप्रीन, नेचुरल रबर, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, सब हो गया। ETC कर दीजिए, बल्कनाइज, सब एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। इलास्टोमर मतलब जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, किसके जैसी हो, रबर। और इसमें जो पॉलीमर चेन है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो कैसे फोर्स से जुड़ेंगे, सबसे कमज़ोर। तो कितने बात देखिए, एक बात तो सबको पता है, इलास्टोमर है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा रबर जैसी, इसको तो याद ही नहीं रखना है, सबके सब रबर होगा। दूसरी बात क्या याद रखना है कि पॉलीमर चेन के बीच में सबसे कमज़ोर फोर्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा, फाइबर्स, लिख लिए। अब देखिए इसमें जो पॉलीमर्स जो चेन होंगे ना, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, फाइबर्स। कोई दिक्कत तो लिख लीजिएगा। फाइबर्स में लिखिए, द पॉलीमर्स in which polymeric chains are held together, HELD, held together by strong intermolecular forces like हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइपोल इंट्रैक्शन,
are called fibers, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन ऐसा पॉलीमर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं और बॉन्डिंग नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हाइड्रोजन और फोन के बीच में होता है। हम एक ट्रिक बता दिए, हाइड्रोजन और फोन के बीच में होता है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होते हैं, H बॉन्डिंग होता है। इसी बॉन्डिंग को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है सर, तो ऐसे मान लीजिए कंपाउंड है H और ये है F, चाहे Cl लिख लीजिए, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यह इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके, साझेदारी करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन आपको याद है फ्लोरीन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो शेयर इसको ऐसे थोड़ा सा अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव। तो देखिए पोल बन गया ना, प्लस और माइनस का पोल बन गया। अब इन्हीं प्लस और माइनस पोल के बीच में जो इंट्रैक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन। भाई इंट्रैक्शन तो होगा ही, प्लस और ये क्या है माइनस, इधर भी यहाँ भी प्लस होगा फिर यहाँ माइनस होगा, तो एक दूसरे से क्या करता रहेगा, इंट्रैक्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साझेदारी हुआ है, शेयरिंग हुआ है, वो इक्वल शेयरिंग नहीं हुआ। ये भी क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होती है। किसके रेस्पेक्ट में, ये भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे दमदार होता है इलेक्ट्रॉन खींचने में, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और सेकंड है ऑक्सीजन और थर्ड है फोन। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे, हालांकि सब डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं था। फाइबर्स में कुछ और भी पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इसमें आरो देखिए, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर, सॉलिड है ये। दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब क्या, इसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस की जो व्यवस्था होगी वो रेगुलर होगी। क्या होगी, रेगुलर। जैसे एक एटम से अगर 4 जुड़ रहा है तो फिर अगला से 4 ही जुड़ेगा, फिर अगला से 4 ही जुड़ेगा, जो भी व्यवस्था होगी वो रेगुलर होगी, ठीक है। इसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, क्रिस्टलाइन लिख लिए, सॉलिड मान के चलिए आप। क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। और बिल्कुल सॉलिड जैसा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब हाई होगा। तो नेक्स्ट एरो देख लिख लीजिए, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थोड़ा देर पहले ही बताए थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लिस्ट elasticity and list elasticity हो गया। इलास्टिसिटी भी जानते हैं, नायलॉन है भाई, रबर थोड़ी है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। तब फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या होगा, तो फाइबर्स का एग्जाम्पल लिखिएगा आप पॉलीएमाइड। और पॉलीएमाइड आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या होता है। एमाइड फंक्शनल वाले, इसमें लिख लीजिएगा नायलॉन 6 काम ख़त्म। और एक और लिख लीजिए पॉलिस्टर, नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, इसमें लिख लीजिए डेक्रॉन। पढ़ना है सब, बस अभी ध्यान रखिएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। पॉलीएमाइड, नायलॉन 6, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, जितने नायलॉन है सब हो जाएंगे।
लिख लिए। चलिए अब अगला लिखिएगा 3 नंबर में। थ्री में लिखिए थर्मो प्लास्टिक, और इधर हम लिख देते हैं 4 में थर्मो सेटिंग। देखिए थर्मोप्लास्टिक का मतलब हो गया कि वह पॉलीमर जिसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो सॉफ्ट मुलायम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ठंडा कर दीजिएगा तो फिर हार्ड हो जाएगा। जैसे पीवीसी पाइप देखे होंगे आप लोग, तो वो जो पाइप है उसको अगर आप गर्म कीजिएगा ना तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, सॉरी गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो फिर वो हार्ड हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग का मतलब क्या, इसमें परमानेंट चेंज होगा। मतलब गर्म कीजिएगा तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, परमानेंट। फिर ठंडा करने के बाद इसमें और कुछ नहीं होने वाला है। इसको गर्म भी कीजिएगा तो परमानेंट चेंज ही होगा, हार्ड के हार्ड ही रहेगा। मतलब सॉफ्ट होने वाला नहीं है। जैसे आपके सामने बहुत सारे प्लास्टिक है, कचरा वाला कुछ प्लास्टिक ले जाता है, वो क्या करता है फिर से उसका रीकास्ट रीसेप्ट कर देता है, उसको गला कर फिर से कोई नया चीज़ बना लेता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक होते जो कचरा वाला नहीं ले जाते हैं, वो क्या होता है थर्मोसेटिंग। मतलब उसमें चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है, बन गया सो बन गया। हम इसको दोबारा उसका यूज बार बार नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में समझे तो इसका यूज हम बार बार कर सकते और इसका यूज हम बार बार नहीं कर सकते। इसमें परमानेंट चेंज होता है, इसमें चेंजिंग परमानेंट नहीं होता है। हम गर्म करके इसको मुलायम कर सकते हैं और ठंडा करके इसको हार्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको गर्म कीजिएगा हार्ड ही हो जाएगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इलास्टोमर में फाइबर ध्यान रखिएगा, फाइबर्स अभी पढ़े हैं ना, तब फाइबर से इसमें कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ, लेकिन इलास्टोमर से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। मतलब इसमें जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखिएगा थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में लिखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में लिखिएगा इसमें डिफिनीशन, the polymers which become soft on heating and hard on cooling, soft on heating and hard on cooling। समझ गए ना, हार्ड ऑन कूलिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स इसका दूसरा डिफिनीशन भी लिख लीजिएगा और करके लिखे, द पॉलीमर्स in which the intermolecular forces of attraction are
intermediate between those of elastomers and fibers. Elastomers and fibers are called thermoplastic polymer. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ इसका, लिखिएगा पीवीसी, टेफ्लॉन, पैन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन। जल्दी नोट कीजिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यही है तो नोट कर लीजिए। हो गया। उसके साथ साथ एक नोट, ऐसे छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, 3 है ना फाइबर्स, और ये क्या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और ये क्या, एक और कौन है, इलास्टोमर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो फोर्स होता है वह स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसमें कैसा हो गया, इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो सबसे मजबूत फाइबर ये बीच में हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक जैसे नायलॉन 6 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत है, पीवीसी में उससे थोड़ा कमज़ोर है, और बोलिए ब्यूना एस में कम है। समझ गए ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फाइबर का, इसलिए सबसे ज़्यादा है। पीवीसी किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का, इसलिए इसमें बीच में है। और ब्यूनाइस किसका एग्जाम्पल है, इलास्टोमर का। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट यही क्वेश्चन आ चुका है जो हम नीचे करा दिए। जल्दी छाप लीजिए इसको। चलिए रुक के आप लोग छाप लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए 4 में थर्मोसेटिंग पॉलीमर। 4 में लिखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कैसी चेंज, परमानेंट। तो लिख लीजिए इसमें द पॉलीमर्स which become hard on heating, that is
undergo a permanent change on heating, permanent change on heating, permanent change on heating, permanent change on heating are called thermoplastic polymer, are called thermoplastic polymers, नीचे एरो देख लिख लीजिएगा। दे हैव एक्सटेंसिव मतलब ज़्यादा, व्यापक। दे हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक, समझ गए ना, क्रॉस लिंक रहेगा, अभी तो बताएं आपको थोड़ा देर पहले। दे हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक फॉर्म्ड बिटवीन polymer chain, chains, chains on heating, extensive cross links between polymer chains, मतलब जब हम गर्म करते हैं ना तो इसमें जो पॉलीमर चेन के बीच में कैसा लिंक्स रहता है, अभी तो बताए हैं, लिनियर नहीं रहता, क्रॉस लिंक रहता है। एक चेन दूसरे चेन से जुड़े हुए रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल बेकेलाइट, वही एग्जाम्पल होगा, क्रॉस लिंक वाला ही। बेकेलाइट, मेलामाइन, और लिख लीजिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, etc. बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, etc. हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग डिफरेंस लिख लेते हैं, तो लिखिए अभी भी यही कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। एक साइड में लिखिएगा थर्मोप्लास्टिक, एक साइड में लिखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, और दूसरे साइड में लिखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। एक साइड में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दूसरे साइड में थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और पॉइंट बना के लिखिए, कुछ खास तो है नहीं। तो थर्मोप्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे बिकम सॉफ्ट on heating and hard on cooling. Soft on heating and
हार्ड ऑन कूलिंग, हार्ड ऑन कूलिंग, ठीक है। इधर लिखिएगा दे अंडरगो ए परमानेंट change on heating, परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, हो गया। दूसरा लिखिएगा दे हैव लीनियर स्ट्रक्चर, दे हैव लीनियर स्ट्रक्चर, दे हैव लीनियर स्ट्रक्चर, कहने की ज़रूरत नहीं, पढ़ चुके आप। लीनियर होता है इसमें, उधर क्रॉस लिंक, उधर लिखे दे हैव थ्री डायमेंशनल, दे हैव थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, हो गया, समझ गए होंगे। थर्ड लिखिएगा दे आर लेस ब्रिटल they are less brittle and soluble in some organic solvents, soluble in some organic solvents, उधर लिखिए दे आर मोर ब्रिटल दे आर मोर ब्रिटल एंड insoluble in organic solvents, insoluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ लीजिए, मतलब इसको हैमर कीजिएगा तो ज़्यादा चूर चूर होगा, इसको हैमर कीजिएगा तो कम चूर चूर। मतलब हम इसको हैमर हथौड़ी से मार के ज़्यादा चूर चूर कर सकते हैं, इसको हथौड़ी से मार के ज़्यादा चूर चूर नहीं कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कुछ एग्जाम्पल बोलिए। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, एथेनॉल हो गया, उसमें ईथर, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है, वो नहीं घुलता है। पेट्रोल, डीजल हो गया। अगला लिखिएगा इसमें दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। उधर लिखिए दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, समझ गए ना। रिवर्सिबल का मतलब क्या, इसका यूज अगेन बार बार कर सकते हैं हम। इसको बना सकते हैं, फिर गला के फिर कोई नया चीज़ बना सकते हैं। ख़राब हो जाएगा तो फिर गला के नया चीज़ बना सकते हैं मेल्ट करके। लेकिन इधर वैसा कोई ऑप्शन है, एक बार यूज हो गया तो हो गया, मतलब ये यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसका यूज एक ही बार होगा, ठीक है। अगला लिखेगा दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे यही तो पढ़ना है। एडिशन
पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। उधर लिखिएगा दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ये दोनों पढ़ना है, आगे अगला यही है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, उधर लिखिए दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए दे कैन बी remolded recast and reshaped। उधर लिखिए they cannot be remolded और reshaped। मतलब रिमोल्डेड का मतलब क्या, फिर से दोबारा यूज कर सकते हो, फिर से इसका दूसरा शेप दे सकते हो, फिर से इसको दोबारा कास्ट कर सकते हो, लेकिन उधर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब समझ में आया ना कि इसको अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको जिसके जैसा बनाना होगा उसके जैसे बना सकते हैं, इसका शेप दे सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए।